मॉर्निंग। आज अपन पढ़ेंगे कि भारत की जो विदेश नीति है उसको प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं, यानी किन तत्वों की वजह से भारत की जो विदेश नीति अपने को देखने में नज़र आती है वो किन वजह से बन पाई है, वो सारे तत्व आज अपन पढ़ेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट तत्व होता है हर देश की विदेश नीति में, वो उसका होता है भौगोलिक तत्व, यानी जैसा भूगोल होता है वैसी ही विदेश नीति उस देश को बनानी होती है। तो नेपोलियन बोनापार्ट जो थे फ्रांसीसी नेता, अपने को पता है किसी देश की विदेश नीति उसके भूगोल द्वारा तय निर्धारित की जाती है ना। और डॉक्टर एयर्स का भी मत है, समझौते तोड़े जा सकते हैं, संधियाँ भी एक तरफा समाप्त की जा सकती हैं, परंतु भूगोल अपने शिकार को कसकर पकड़े रहता है। यानी अपन कुछ ही बदल सकते हैं, लेकिन अपनी जो स्थिति है भारत की वो अपन परिवर्तित नहीं कर सकते। अपन जहाँ पे अपना देश स्थित है वो हमेशा वहीं पे रहना है अपने को, उसके अकॉर्डिंग ही अपने को विदेश नीति निर्माण किया जाएगा। तो अपन देखेंगे भौगोलिक रूप से तो अपना देश 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। तो दक्षिण हिस्से में हिंद महासागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिमी में अरब सागर है और उत्तर में हिमालय पर्वत अपने सीमा पर स्थित है। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए हमने अपनी विदेश नीति का निर्माण किया है। विदेश नीति के निर्माण में अपनी यूँ देखें कि जो ऊपरी नॉर्थ में हिमालय है उसकी वजह से अपने देश को सपोर्ट मिलता है हमेशा विदेश नीति में कि अपने को किसी भी इतने बड़े पर्वत को पार करके सीमाओं द्वारा किसी देश की सेनाओं द्वारा आक्रमण करने की संभावना बहुत कम रह जाती है। ऊपर से इतनी जो तापमान इतना कम होता है कि उसमें आवागमन कर पाना बहुत मुश्किल होता है, या फिर आवागमन करना भी होता है तो बहुत धीमी गति से हो पाता है। इतने देरी में दूसरे देश को आसानी से पता चल पाता है, तो आक्रमण करने की जो गति है वो काफ़ी कम हो जाती है और वो सफल नहीं हो पाती। नीचे की तरफ समुद्र से घिरा है तो उससे भी भारत की सीमा को एक डायरेक्ट सीमा से टच किसी सीमा से नहीं होता है, तो अपनी सीमाओं की सुरक्षा करने में हमेशा आसानी रही है। लेकिन इसकी वजह से भारत को अपनी विदेश नीति में भी कुछ परिवर्तन करने पड़े। जैसे नॉर्थ में जो चीन था वो साम्यवादी विचारधारा का था, तो हमेशा साम्यवादी इतने बड़े पावरफुल देश से अपनी रक्षा करने के लिए साम्यवादी जो विचारधारा था उनके साथ भी अपने को या नॉर्थ में ऊपर सोवियत संघ था तो उनसे भी अपने को बना के रखनी थी। और साउथ सी में जो अपन देखते हैं समुद्र के ऊपर या वहाँ पे जो डियागो गार्सिया अमेरिकन अड्डा है, तो वहाँ पे जो पश्चिमी जो देश हैं अमेरिका ब्रिटेन जैसे देशों का कब्जा था, तो उनसे भी अपने को बना के रखने की मजबूरी थी। तो अपना देश इन भौगोलिक जो परिस्थितियाँ इनको देख के ही अपनी विदेश नीति अपन बनाते हैं। तो दक्षिणी जो समुद्री सीमाएं हैं सुरक्षित रखने के लिए ब्रिटेन से मैत्रीय संबंध अपन बनाए रखते हैं और उत्तर में अपनी स्थिति सुरक्षित रहने के लिए साम्यवादी देशों से अनुकूल संबंध बनाए रखने की चेष्टा करने की मजबूरी कह लें अपन भौगोलिक रूप से, और वही तत्व अपनी विदेश नीति में नज़र भी आते हैं। इसके बाद में दूसरा जो तत्व था जिसकी बेस पे अपनी विदेश नीति का निर्माण होता है वह गुटबंदियाँ। उस समय की कंडीशन जो देश अपना भारत आज़ाद हुआ था तो गुटबंदी अपने देश में अपने विश्व राजनीति में देखने को मिली थी। 2 बड़े गुट बने हुए थे, पश्चिमी और पूर्वी जो साम्यवादी गुट थे। तो इन दोनों ही ऐसी कंडीशन में अपनी विदेश नीति कैसी बन सकती थी, वो यही थी कि अपन गुटनिरपेक्षता की नीति को फॉलो करें। वजह क्या थी, अपन अभी एक नई विश्व भारतीय अर्थव्यवस्था को अस्त व्यस्त कर देता कोई भी तनाव या फिर युद्ध जैसी कंडीशन होती है, और अपने नई आज़ादी जिस देश को मिलती है वो इस कंडीशन में नहीं होता है कि वो दोबारा से एक नया युद्ध झेल ले। तो युद्ध जैसे वातावरण से दूर रहने के लिए यही ज़रूरी था अपनी विदेश नीति में कि वह घुटनों से पृथक रहता। तो ये अपने गुटनिरपेक्षता नीति या तटस्थ असंलग्नता की नीति जिसको अपनाने कहते हैं, उसका प्रधान कारण यही है कि विश्व के दोनों गुटों में से किसी भी साथ न बनने से भारत की कोई हानि नहीं है और बनने से भारत की बहुत ज़्यादा हानि होने की संभावना बनती थी। तीसरा, विचारधाराओं का प्रभाव। अपने देश की विचारधारा यानी लोगों की जो सामान्य थिंकिंग क्या है, जो विचार अपने जो संस्कृति में दिखाई देते हैं उनके आधार पे ही जो राजनेता हैं वो देश नीति का निर्माण करते हैं। तो सामान्य विचारधारा अपनी वो शांति और अहिंसा पर आधारित रही है। गांधीवादी विचारधारा अपने देश में अभी भी अपने विचारों पे इसका क्या प्रभाव देखते हैं, वैसे राजनीति में भी गांधीवादी विचारों का सम्मेलन अपने संविधान में भी अपन देखते हैं।
तो विश्व में शांति समझौतों से ही स्थापित हो सकती है गांधीवादी विचारधारा। अपने को सबको सामान्य स्पष्ट हो जाता है। इसके अलावा बुद्ध और अशोक द्वारा अहिंसा की संकल्पना, अकबर शिवाजी की जो सहिष्णुता थी हर धर्म के बीच में, ये सब भी अपने कल्चर में थी। और इसी के अनुरूप भारतीय विदेश नीति ने शांति और मित्रता के जो तत्व हैं अपने उसमें शामिल किए थे। इसके बाद में आता है चौथा आर्थिक तत्व। आर्थिक तत्व यानी अपने देश की आर्थिक कंडीशन कैसी थी, उसी कंडीशन को ध्यान में रखते हुए वहाँ पर अपनी विदेश नीति का निर्माण कर सकते थे। तो भारत की आर्थिक नीति तभी संभव थी जब अंतर्राष्ट्रीय शांति बनी रहे, क्योंकि आर्थिक दृष्टि से भारत का अधिकांश व्यापार पाश्चात्य देशों के साथ था और पाश्चात्य देश भारत का शोषण कर सकते थे। भारत की अधिकतम विदेशी सहायता की भी ज़रूरत थी। तो इस वजह से वो नहीं चाहता है किसी एक गुट से बंध जाए। गुटबंदी की वजह से एक तरफ उसे जो सहायता नहीं मिलती और तकनीकी रूप से जो उसे यूएसएसआर से जो अपने को सहायता मिली थी वो भी अपन ले पाने में असफल होते अगर अपन गुटनिरपेक्षता की नीति नहीं अपनाते। तो आर्थिक रूप से कमज़ोर थी, इस वजह से भी अपने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई थी। फिर अगला है सैनिक तत्व। सैनिक तत्व इसमें अपन जानते हैं भारत शक्तिशाली राष्ट्र नहीं था सैनिक दृष्टि से। सेना बड़ी होने से शक्तिशाली नहीं होते हैं। उसके लिए जो वायुसेना है या फिर जो अपने फाइटर प्लेन हैं या फिर अपने मिसाइल हैं या अपने हथियार हैं वो तकनीकी रूप से काफ़ी दक्ष होने चाहिए। इतने दक्ष कि दूसरे देशों के हथियारों को से तकनीकी रूप से अपन ज़्यादा उन्नत हथियार अपने पास होते हैं तभी अपन किसी युद्ध में विजय हासिल कर सकते हैं। तो सैनिक तत्व एक अपनी कमज़ोरी था और उसी कमज़ोरी के अकॉर्डिंग हम अपने जैसे सभी महत्वपूर्ण शक्तियों के साथ मैत्री ही बनाई जा सकती थी, दुश्मनी अपन नहीं रख सकते थे। तो प्रारंभ से ही भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य रहा। इसका भी यही राज है कि सैनिक दृष्टि से भारत ब्रिटेन पर ही निर्भर था शुरुआत में जब देश आज़ाद होता है। फिर है पंडित नेहरू का व्यक्तित्व है। किसी भी देश की आज़ादी के समय जो राष्ट्रवादी आंदोलन होते हैं उसमें एक जो नेतृत्व करने वाले व्यक्ति करिश्माई नेतृत्व जो माने जाते हैं, तो पंडित नेहरू का व्यक्तित्व था जिस पे भारतीय जनता को काफ़ी विश्वास था। तो उनकी जो खुद के विचार थे वो भी अपने को विदेश नीति में देखने को मिलते हैं कि शुरुआती प्रधानमंत्री वो बने थे। तो 1964 तक 47 से 64 तक तो इतने दिनों में ज़रूरी था और सामान्य रूप से ही था कि विदेश नीति में उनके जो विचार थे शामिल हो जाते। तो वे साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और फासिस्टवाद के विरोधी थे। ये सारे तत्व अपने विदेश नीति में दिखाई देते हैं। इसके अलावा पंचशील और की जो नीति थी वो नेहरू के ही विचार उसमें इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। तो पंचशील की नीति भारत की विदेश नीति का बहुत प्रमुख अंग रही है। तो ये जो है पंडित नेहरू का व्यक्तित्व था, ये भी एक वजह बनते भारत की विदेश नीति के इस तरीके की होने का। इसके बाद में अपन देखते हैं राष्ट्रीय हित। राष्ट्रीय हित क्या चीज़ होती है? राष्ट्रीय हित होते हैं अपने देश के हित, जो ऐसे हित जो हमें हमेशा बने रहते हैं, जो लोगों के सामूहिक हित कह सकते हैं अपन, या फिर अपने देश के जिंदा रहने के लिए जो भी आवश्यक जो उस कंडीशन है या फिर जो भी आवश्यक तत्व हैं उसको राष्ट्रीय हित में शामिल किया जाता है। मुख्यतः दो तरीके के राष्ट्रीय हित होते हैं। एक स्थायी वाले, जैसे जिसमें देश की अखंडता, देश के कोई टुकड़े नहीं होने चाहिए, सुरक्षा सिक्योरिटी होनी चाहिए, ये होते हैं। और अस्थायी राष्ट्रीय हित जिसमें जो टेम्परेरी होते हैं, कुछ समय के लिए होते हैं, जैसे कभी खाद्यान्न की कमी हो गई, विदेशी पूंजी अपने पास नहीं है, जैसे 91 के करीब ख़त्म होने को हो गई थी, या फिर तकनीकी कोई ज़रूरत है किसी चीज़ के बनाने के लिए, कोई मिसाइल या फिर कुछ भी अपने को, तो इन सब के लिए अपने को कुछ विदेश नीति बनानी पड़ती है। तो भारत की विदेश नीति इन दोनों की तरफ को शामिल करके बनती है। स्थायी हित की सुरक्षा हमेशा बनी रहे, यानी अखंडता सुरक्षा हमेशा रहे, और अस्थायी हितों को भी जो भी सामने आते हैं उनको पूरे होते रहे। इसके लिए अपने विदेश नीति में राष्ट्रीय हित हमेशा से ऊपर रहे हैं। तो उसी अनुरूप भारत में इजराइल के बजाय अरब राष्ट्रों का समर्थन किया, क्योंकि अपने को पता है कि अरब राष्ट्रों से तेल की आवश्यकता अपनी पूरी होती है, प्लस अरब राष्ट्र में जो मुस्लिम जनसंख्या है उससे भारतीय मुस्लिम ज़्यादा अटैचमेंट अनुभव करते हैं। तो जनता का एक बहुत बड़ा भाग यानी 15% जनसंख्या इनका समर्थन करती है। तो इस वजह से भारत की विदेश नीति में ये तत्व नज़र आता है। इसके अलावा अपन देखते हैं ऐतिहासिक परंपराएं। ऐतिहासिक परंपराएं कि भारत में क्या ऐसी परंपराएं रही हैं
जो कल्चरली जो परंपराएं मान सकते हैं, धार्मिक परंपराएं मान सकते हैं, उन सब का भी भारतीय विदेश नीति पे प्रभाव अपने को दृष्टिगोचर होता है। तो कैसी परंपराएं अपने देश रही हैं वैसी ही विदेश नीति में नहीं। जैसे हिंदू सभ्यता अपने यहाँ पे अधिकतम संख्या में हिंदू हैं, तो हिंदू सभ्यता यहाँ पे रही है, तो उसमें शांति, समन्वय, सहिष्णुता की भावनाएं थी। वो ये तीनों ही चीज़ें अपनी विदेश नीति में अपने को नज़र आती हैं। जैसे कि 200 वर्षों के अंग्रेजी शासन में भी हमारी विदेश नीति के निर्धारण में योग रहा है। जैसे उसमें भी शांति और समन्वय की नीति को भारतीय जो लोगों के दिलो दिमाग में अपने आसानी से देख सकते थे। और इसके अलावा देश में संसदीय प्रणाली है, ब्रिटिश होने की वजह से संसदीय प्रणाली अपने इतिहास ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म का रहा है, तो संसदीय प्रणाली वहाँ से अपनाई, उदारवाद वहाँ से अपने लिया। अंग्रेजी भाषा का प्रयोग आज भी अपन ब्रिटिश राज होने की वजह से प्रयोग कर रहे हैं। प्रशासनिक ढांचा पूरा ब्रिटिश प्रशासनिक ढांचा है, जो सिविल सर्विस से है, जो वो ब्रिटिश के द्वारा ही शुरू की गई थी, जो आज भी वैसे चल रही है। ये सब इतिहास ब्रिटिश के साथ जुड़ा रहने का था, इस वजह से अपने आज भी फॉलो कर रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के साथ शत्रुतापूर्ण संबंध और दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के साथ सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंध भी ऐतिहासिक अनुभवों के परिणाम है। क्योंकि अपन देखते हैं कि उधर बौद्ध धर्म का जो प्रसार था, उसकी वजह से दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र अपने से जुड़े हुए हैं। और पाकिस्तान के साथ धार्मिक रूप से या जो भी कटुता अपनी रही है, वो भी एक इतिहास रहा है। तो इसके अलावा भारतीय दर्शन की सहिष्णुता, उदारता और मानवतावादी दृष्टिकोण पर हमेशा रही है संस्कृति। और यही जो अनाक्रमणकारी जो विचार थे, उसको ही अपने अपनी पंचशील के सिद्धांतों में गांधी के अहिंसा, बुद्ध के अष्टमार्ग का, इन सब को तो अपन देख पाते हैं। इसके बाद में आंतरिक शक्तियों और दबावों का प्रभाव। तो आंतरिक शक्तियों और दबावों का प्रभाव है, यानी विदेश नीति केवल बाहरी कंडीशन को देख के नहीं बनती, अपने देश की अंदर की जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ उनको देख के बनती हैं। तो जब भी भारत की आंतरिक रणनीति मजबूत रही है, तो उसी अनुरूप विदेश नीति में परिवर्तन अपने को देखने को मिलता है। जैसे अपने को पता है, इंदिरा गांधी 1971 से 77 और पुनः 1980 में आई थी। तो जो उनका व्यक्तित्व था, डोमिनेंट जो उनका व्यक्तित्व था, उसकी वजह से विदेश नीति भी उतनी डोमिनेंट अपने दिखाई देती है। तो उसमें 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता में इंदिरा गांधी का बहुत बड़ा योगदान था। अपनी विदेश नीति ने पहली बार किसी देश को आज़ाद कराने में सपोर्ट किया था। 1974 में अपन विदेशी दबावों के बावजूद भी अणु बम का पहला विस्फोट करते हैं। इसके अलावा आर्यभट्ट और भास्कर जैसे उपग्रह अपन अंतरिक्ष में भेज पाते हैं। ये सब भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा, ये सब भी अंदर भारत की जो अंदर आंतरिक राजनीति थी, उसकी सुदृढ़ता की प्रतीक थी। लेकिन इसके बाद में माना जाता है कि राजीव गांधी की जो राजनीति थी, वो इतनी सुदृढ़ नहीं होने की वजह से, कमज़ोर होने की वजह से श्रीलंका, पाकिस्तान और अमेरिका जैसे के संदर्भ में प्रभावशाली नहीं रही। अपन देख पाते हैं कि श्रीलंका की जो आंतरिक राजनीति थी, उसमें उलझ कर अंत में राजीव गांधी को अपनी जान भी गंवानी पड़ी थी। तो ये अपन देखते हैं, वीपी सिंह की सरकार भी 1989 से 90 के बीच में, चंद्रशेखर की सरकार 19 से 91, उसके बाद में जो पीवी नरसिम्हा राव आते हैं, उनकी विदेश नीति भी ढुलमुली बनी रही, क्योंकि ये आंतरिक रूप से अपनी ज़्यादा पावरफुल, इनके पास जो राजनीति थी, इनकी संख्या बल कम होने की वजह से इनकी विदेश नीति हमेशा ही ढुलमुल रवैया प्रदर्शित करती थी। और इस वजह से उस काल में अपन विदेश नीति में कोई इतने इम्पोर्टेंट फैसले अपन नहीं देख पाते हैं। तो ये सब तत्व थे जो सारी भारत की आंतरिक के जो भूगोल है, उसके कल्चर है, इतिहास है, उसकी सैनिक स्थिति, आर्थिक स्थिति है, उसके आधार पर भारत की विदेश नीति में नज़र आते हैं। और ये ही इसके मुख्य आधारभूत तत्व बनते हैं।